हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायो को सॉल्व करवाया है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका नीट 2026 स्कोर बायो में 30 to 40 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स में एनसीईआरटी के पॉइंट्स में और ज़्यादा डेप्थ में क्लैरिटी आएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो टेक्निकली करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है एक वर्ल का। वर्ल क्या होता है? पूरा कलेक्शन, मतलब एक कलेक्टिव टर्म होता है, उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। तो एंड्रोशियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, तो ये तो सही है, ये मतलब हम नहीं मानेंगे आंसर। कोरोला जो है वो किसके लिए यूज होता है? कोरोला इज अ कलेक्शन ऑफ पेटल्स, तो ये भी नहीं है। पर कार्पल, कार्पल इज नॉट अ वर्ल। Pistil is a whorl which is made up of many, which consists of many carpels. तो एक तो ये, दूसरा सेपल भी एक वर्ल नहीं है। सेपल के कलेक्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो इसका आंसर आना चाहिए 2 and 4। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक क्या है ओव्यूल में, किसके इक्विवेलेंट है? जैसे कि एंथर के अंदर अगर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसी तरीके से एंथर के अंदर आपको मेल गैमेटोफाइट बताना है, तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल कंप्लीट बायसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर, देखो हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी, कंप्लीट फ्लावर है यानी कि पूरे अपेंडेजेस हैं, बाइसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे अपेंडेजेस को अरेंज करिए, थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट, बाहर से अंदर की तरफ आपको आना है, बाहर से। तो क्या क्या आएगा? कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनेशियम। नेक्स्ट, अ डाइकॉट प्लांट है, ध्यान से सुनिएगा, यही एग्जाम्पलर की खासियत है, क्योंकि इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं ये लोग कि आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। एक डाइकॉट प्लांट है, उसमें फ्लावर्स तो हैं पर वो कभी भी फ्रूट ही नहीं बना पाता है। क्यों क्यों नहीं बना पा रहा है फ्रूट? आप खुद सोचिए, फ्लावर तो कर रहा है, फ्रूट क्यों नहीं बना रहा है? यानी कि वो कैसा फ्लावर होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर, मेल फ्लावर होगा, और उसमें कंडीशन क्या होगी? स्टेमिनेट। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांट डायोशियस है, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, और क्या बियर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स बियर कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर आप बताएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की एंथर में। आपको पता है सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टेपेटम होता है। तो ये कह रहे हैं सबसे बाहर और सबसे अंदर, तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस और सबसे अंदर है टेपेटम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनने के टाइम मियोसिस कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, और वही क्या बनाता है? पॉलन टेट्राड। फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो सिर्फ गाइनेशियम से एसोसिएटेड हैं। तो देखिए, आप पहले एलिमिनेशन से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल वो कह रहे हैं गाइनेशियम। तो देखिए, आपका थैलेमस हट गया, इधर से आपका टेपेटम हट गया, और इधर से स्टेमन हट गया, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट, आपको सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, अंदर से इनर मोस्ट। तो अंदर, सबसे अंदर क्या होगा? सबसे अंदर क्या होगा? एग। सबसे अंदर क्या होगा? एग। फिर एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग है, तो सबसे अंदर एग, फिर एम्ब्रियो सैक, फिर उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है वो न्यूसेलस, और उसके बाहर इंटेगुमेंट। तो आपका आ गया। तो इस तरीके से ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू
फॉर अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक, वो ये कह रहे हैं टिपिकल वाला, टिपिकल यानी पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम जो होता है वो सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक होता है, इसलिए उसको टिपिकल एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और वो ये कह रहे हैं आप उसके बारे में बताइए क्या क्या होता है। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, यस, तो फर्स्ट तो आएगा। फ्री न्यूक्लियर होता है अपने डिवीजन के टाइम पर, यस, क्योंकि स्ट्रिक्टली शुरुआत में सारे न्यूक्लियर डिविजन फ्री होते हैं, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो आ गया फर्स्ट और सेकंड। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, नहीं, न्यूसेलस के भी अंदर, क्योंकि न्यूसेलस का एक सेल बिहेव करता है मेगास्पोर मदर सेल, वो एक सेल मियोसिस करता है, चार, ये जो मेगास्पोर मदर सेल से जो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने वो 3 डीजेनरेट होते हैं और जो बचता है वो एम्ब्रियो सैक। तो ये न्यूसेलस के बाहर कैसे हो सकता है, ये न्यूसेलस के अंदर है। लास्ट, इट हैज एग अपैरेटस एट द चलाजल एंड, नो, इट इज सिचुएटेड इन द माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट, ऑटोगैमी कैन अकर, चैज्मोगैमस फ्लावर है, दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, चैज्मोगैमस जो ओपन होते हैं, क्लिस्टोगैमस जो हमेशा बंद रहते हैं। ऑटोगैमी कब हो सकती है, ऑटोगैमी देखो, अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर दिया रहता तो हमेशा ऑटोगैमी ही होती है, पर ये वो फ्लावर है जो ओपन हो रहा है, डिहाइस हो रहा है, ये अपने सारे अपेंडेजेस ओपन कर रहा है, तो इसमें ऑटोगैमी कब हो सकती है, जब पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, गलत, क्योंकि अगर पॉलन पहले मैच्योर हो जाएगा एग ओव्यूल बाद में, तो ऑटोगैमी कैसे होगी, ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ओव्यूल मैच्योर बिफोर, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों को हम बोलते हैं डाइकोगैमी, ये भी नहीं हो सकता। अब बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, बोथ ओव्यूल्स एंड both pollens and ovules mature simultaneously, ये आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, यही आंसर आ गया आपका, क्योंकि चैज्मोगैमस हमेशा गिटनोगैमी नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है कि जो फ्लावर ओपन हो रहा है वो हमेशा ही गिटनोगैमी करे, वो ऑटोगैमी भी कर सकता है, वो गिटनोगैमी भी कर सकता है, और वो जीनोगैमी भी कर सकता है। ये किसकी बात हो रही है, चैज्मो। क्लिस्टोगैमस में दोनों नहीं हो सकते, केवल ऑटोगैमी होगा, और चैज्मोगैमस में ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी ऑटोगैमी ना हो, क्योंकि वो तो नॉर्मल बायसेक्सुअल ओपन फ्लावर है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ऑटोगैमी भी, गिटनोगैमी भी और जीनोगैमी भी। तो करेक्ट आंसर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स also always exhibit ऑटोगैमी। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है प्लांट के जो लाइट नॉन स्टिकी पॉलन बना रहा है, और बहुत लार्ज नंबर में। नॉन स्टिकी पॉलन यानी विंड पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको हम बोलते हैं एनिमोफाइली, इसको बोलते हैं एनिमोफाइली। अब फ्रॉम अमंग द सिचुएशन, आपको ऐसी सिचुएशन बतानी है जो प्रिवेंट करती है बोथ ऑटो और गिटनो। देखो, आपको ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें अगर आप रटने का काम करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जरा सा भी घुमा के आएगा और आपका गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि अगर एक बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, गिटनो भी, जीनो भी, क्योंकि एक फ्लावर है जिसमें दोनों अपेंडेजेस हैं, मेल फीमेल, तो ऑटोगैमी तो करेगा ही। अब ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे एक प्लांट में, तो गिटनोगैमी भी होगा, और जीनोगैमी तो हो ही सकता है, कोई इंसेक्ट आकर बैठा एक प्लांट का पॉलन लेके दूसरे में, तो ऑटो, गिटनो, जीनो तीनों पॉसिबल है। पर ये कह रहे हैं कि मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस यानी मेल और फीमेल दोनों पर एक ही प्लांट में, मेल फ्लावर अलग फीमेल अलग पर एक ही प्लांट में, तो मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कह रहे हैं कि अगर एक आपका प्लांट है, आपका एक ये प्लांट है, ये है आपका सपोज मेल और ये है आपका फीमेल, पर ये एक ही प्लांट में है, मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपने देखा कि ये मेल है और ये फीमेल है,
ठीक है, मोनोशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, पर फ्लावर्स की कंडीशन क्या है, वो यूनिसेक्सुअल है। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन ऑटो और गिटनो दोनों को प्रिवेंट करेगी। ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती इसमें, एक ही फ्लावर में एक ही सेक्स है तो ऑटोगेमी नहीं हो सकती, पर ये कह रहे हैं गिटनोगेमी भी प्रिवेंट होनी चाहिए। तो गिटनोगेमी तो नहीं हो सकती क्योंकि मेल फीमेल आपस में पॉलिनेशन हो सकता है, तो फर्स्ट कंडीशन तो गलत है। सेकेंड, डायोशियस प्लांट है यानी कि यूनिसेक्सुअल है और केवल एक ही टाइप के फ्लावर्स हैं। डायोशियस मींस एक अगर प्लांट है तो उसमें केवल मेल है, दूसरे में केवल फीमेल है, तो ये कंडीशन ऑटोगेमी भी रोकेगी और गिटनोगेमी भी रोकेगी, केवल जीनोगेमी हो सकती है और कोई कंडीशन इसमें नहीं हो सकती। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तीसरा बोला है मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगेमी भी होगी और गिटनोगेमी भी हो सकती है। डायोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल नहीं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड। अब आ जाइए नेक्स्ट, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज्ड है, सबसे पहले कीवर्ड को पकड़िए, फर्टिलाइज्ड कंडीशन बोल रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पता है डिप्लॉइड होता है जाइगोट, तो बीच वाला तो आपको कितना सरल क्वेश्चन है, आ गया फर्स्ट। सिनर्जिड हो गया एन, जाइगोट हो गया 2n और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया 3n, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट, आपको पता है क्या क्या डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या क्या, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो डीजेनरेट हो ही नहीं सकता क्योंकि एंडोस्पर्म बना देगा, तो आपने ये दोनों हटा दिया। एग क्यों नहीं डीजेनरेट हो सकता, क्योंकि ये ही तो जाइगोट बनाया है एग और मेल गैमीट मिला के, तो क्या क्या डीजेनरेट होंगे, सिनर्जिड और एंटीपोडल्स। While planning for an artificial hybridization program, डायोशियस प्लांट है, डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल तो कौन सा रेलेवेंट नहीं है, भाई आपको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर कर रहा है तो फीमेल फ्लावर है, फीमेल्स जिसको हम फीमेल पेरेंट मानते हैं उसी से ही तो हम एंथर्स को रिमूव करते हैं इमैस्कुलेशन में, पर वो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल है, तो इमैस्कुलेशन पॉइंट इज irrelevant with respect to the artificial hybridization program involving a dioecious parent. In the embryo of a typical dicot, dicot और grass, वो कह रहे हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि जिसका ओरिजिन सेम है। तो आपको पता है डाइकॉट में एम्ब्रियो, डाइकॉट में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉटिलेडन, और मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो आ गया कॉटिलेडन एंड स्क्यूटेलम। द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स, किसी किसी प्लांट में जब ये देखा जाता है कि पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल अपैरेटस यूज किया जा रहा है, सेक्सुअल इज द कीवर्ड, देखो भाई क्योंकि एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं बोला है। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता तो आप पार्थिनोकार्पी बोलते। अब आपको पता है एपोमिक्सिस मीन्स, एपोमिक्सिस मीन्स सीड बन गए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो सीड से क्या बनेगा एम्ब्रियो, और सीड से क्या बनेगा एम्ब्रियो, और वो किसका प्रोडक्ट है, पूरा सेक्सुअल अपैरेटस दिख रहा है आपको, मिमिक कर रहा है, पर हो नहीं रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर है एपोमिक्सिस। इन अ फ्लावर if the megaspore mother cell forms megaspore, मदर सेल जो है उसकी प्लॉइडी है 2n, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है 2n, वो मेगास्पोर बना रहा है पर बिना मियोसिस के। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी थी 2n, ये मेगास्पोर बना रहा है पर बिना मियोसिस के, और इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो सैक के, मतलब इसने मियोसिस तो किया नहीं, माइटोसिस से बनाया, तो जितने मेगास्पोर थे उनकी प्लॉइडी क्या रहेगी 2n, और इसने जो एम्ब्रियो सैक बनाया वो भी क्या होंगे 2n, तो इसका आंसर होना चाहिए डिप्लॉइड।
द फिनोमिना, जब ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और बिना फर्टिलाइजेशन, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज लेकर मैं आई हूं। बीवाइस टीम की तरफ से सुनील नायन सर लाए हैं एक ड्रीम बैच। ये जो ड्रीम बैच है, इसमें 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके 3 सब्जेक्ट्स नीट के पढ़ाएंगे। यही तीनों टीचर्स जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, आपको पढ़ाएंगे भी, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपकी मेंटरिंग करेंगे और आपका क्वेश्चन पेपर भी यही बनाएंगे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक ही टीचर अकाउंटेबल होगा। कंटेंट हमारा काम है, एक्सपर्ट्स जो हैं पढ़ाएंगे भी हम लोग, कंटेंट भी हम ही डेवलप करेंगे और बच्चों के डाउट्स भी हम ही क्लियर करेंगे। यानी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चे के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए उसका एक एक्सपर्ट ही हर चीज करके देगा। आप इस ड्रीम बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ड्रीम बैच की डेट नोट कर लीजिए। 25 मई से ये स्टार्ट हो रहा है और इसकी सीट्स लिमिटेड हैं। ओनली 300 स्टूडेंट्स फॉर ऑफलाइन एंड ओनली 900 स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन। इस टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। जो देवेंद्र नागर सर हैं वो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनको 14+ इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये अपने मेंटरिंग में AIR 43, AIR 50 इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। सुनील नायन सर जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनका नाम आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। वो केमिस्ट्री लेजेंड हैं। उन्होंने अपने सुपरविजन में, अपनी मेंटरिंग में नीट 2024 में 11 बच्चों को 180 में से 180 मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर करवाए थे। और मैं बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर शिवाली। मुझे 17+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी मेंटरिंग में बहुत सारे बच्चों को 350, 355 एंड 360 मार्क्स आराम से हमारे बच्चे स्कोर कर लेते हैं। तो आप भी इस ड्रीम बैच को ज्वाइन करिए और अपने डॉक्टर बनने का ड्रीम अपने ड्रीम कॉलेज से पूरा करने के लिए हमें ज्वाइन करिए। 10th मई तक जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मुझे लगता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर में नहीं देखा। अब इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये सही है। कोलोस्ट्रम जो है उसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये इनिशियल मिल्क है जो मदर के जो मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसमें IgA होता है, वो भी सही है। पॉलीस्पर्मी जो है वो कैसे प्रिवेंट होता है? जब एक स्पर्म आके कांटेक्ट करता है जोना पेल्यूसिडा से, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि पॉलीस्पर्मी यानी एडिशनल स्पर्म्स अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। इस क्वेश्चन में जो वो आपसे जानना चाह रहे थे वो एक्चुअली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं। उसमें फिजिकल चेंज होता है, मेम्ब्रेन ब्लॉक होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन ब्लॉक है ये केमिकल चेंजेस नहीं, इनका मतलब है इसमें फिजिकल चेंजेस। तो ये इन्होंने इनकरेक्ट माना है। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन 7 डेज के बात होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी फेज। आपने देखा होगा ओव्यूलेशन के टाइम पर जब LH सर्ज होता है तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ रहता है, LH भी और FSH भी। अब स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पुअरली मोटाइल, ये सही है स्टेटमेंट। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलते हैं उनकी मोटिलिटी बहुत कम होती है। इनकी मोटिलिटी बढ़ती कहां पर है? एपिडाइडमिस में। तो ये भी गलत है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद मतलब कौन से फेज में? ल्यूटियल फेज में। तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या हुआ? oogonial सेल्स प्रोलिफरेट करके फंक्शनल ओवा रेगुलर साइकिल्स प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स बनाते हैं। नहीं, oogonial सेल्स अपना प्रोलिफरेशन कब स्टार्ट कर चुके हैं? फीटल कंडीशन में, और कोई oogonia उसके बाद ऐड नहीं होगा। प्रोलिफरेशन मतलब अपना नंबर बढ़ाना, पर वो ऐड नहीं होगा प्यूबर्टी के बाद। नेक्स्ट, स्पॉट द ऑड वन आउट
विथ रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव में इस्थमस नहीं होता। इस्थमस किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब, जो कि एक फीमेल एसेसरी ग्लैंड है। नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा, जो फ्लूइड है, सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है, सीमेन में क्या क्या होता है? स्पर्म्स भी होते हैं और सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। तो ये सेमिनल प्लाज्मा किस किस से कंट्रीब्यूट होता है बताइए? जो एसेसरी ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4। यूरेथ्रा नहीं आएगा। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म्स कहां से रिलीज होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, मैच्योर आपको ग्राफियन फॉलिकल कब मिलेगा? बेटा ग्राफियन फॉलिकल ही तो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, तो अपन को कब दिखेगा? 14th डे के आसपास का पीरियड ढूंढो, इसमें 11 से 14 दिन है ना, नियरेस्ट आप देख लो। एक्रोसोमल रिएक्शन, बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन यानी एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स फिल्ड हैं जो कि एक्स की कवरिंग को तोड़ेगी, उसकी बात हो रही है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है? जब वो अब किसके कांटेक्ट में आती है? जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आता है? ज़ोना पेल्यूसिडा। देखो एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म्स के सरफेस से एंजाइम्स निकलना, और कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होता है? मेम्ब्रेन ब्लॉक, जो एग के सरफेस में होता है। नेक्स्ट, which one of the following is not a male accessory gland? एम्प्यूला। एम्प्यूला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट, अब देखते हैं, द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बोल रहे हैं कि आपको करेक्ट वन चूज करना है। स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम है और ये हमेशा मियोसिस डिवीजन करते हैं, ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस से डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर होते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में। तो पहली लाइन ही गलत है। अब दूसरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक सेल डिवीजन से डिवाइड करते हैं, नहीं, ये तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में एंटर हुए, ये भी गलत। लास्ट, स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड में, नहीं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो ये तीनों लाइंस गलत हैं। सही क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी ट्विन, उन्होंने माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, उसकी भी प्लॉइडी ट्विन यानी 46। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बनने के टाइम पर क्या हो जाता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी एन, सेकेंडरी की प्लॉइडी एन क्यों होगी? क्योंकि वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोडक्ट है। फिर सेकेंडरी से स्पर्मेटेड बनने की भी प्लॉइडी एन, स्पर्मेटेड भी एन है क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन है। उसके बाद फिर स्पर्मेटेड टू स्पर्म्स, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी कि इसका आपको अगर और टर्म है तो वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, ये आपको मैच द फॉलोइंग बड़ा सरल है। देखो भाई, मिडिल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बी का आ गया 3। हेड जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है। टेल जो है वो स्पर्म मोटिलिटी में काम करती है। और एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो ओवा के सरफेस को ब्रेक करेगा। Which of the following, अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। स्पर्मेटोगोनिया इज 2n, तो 46, जाइगोट 2n, सेकेंडरी oocyte इज n एंड oogonia इज 2n। तो हैप्लॉइड कौन सा है? सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन। इसमें आपको क्लीवेज मतलब कि माइटोटिक डिवीजन, जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से डिवीजन शुरू करेगा और फिक्स होने के लिए जा रहा है यूट्रस में, तो उन डिवीजन्स को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। तो क्लीवेज डिवीजन हो गए माइटोटिक। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? आउटर लेयर है जो अटैच होगा एंडोमेट्रियम में। इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। इम्प्लांटेशन मीन्स embedding of blastocyst in the endometrium. Which of the following hormones is not secreted by placenta? Not secreted by
प्लेसेंटा। कौन से हॉर्मोन्स हैं? प्लेसेंटा HCG, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं, पर LH जो है वो प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होता, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। द वाज डिफरेंस, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। वाज डिफरेंस ने रिसीव किया डक्ट सेमिनल वेसिकल से और कहाँ ओपन हो गया? यूरेथ्रा में एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। नेक्स्ट, यूरेथ्रल मिएटस मतलब ओपनिंग किसकी? जो यूरिनोजेनिटल डक्ट की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। मॉर्यूला क्या है? आपको पता है जाइगोट जब क्लीवेज डिवीजन करता है तो सबसे पहले 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को मॉर्यूला बोलते हैं। मॉर्यूला के बाद आता है ब्लास्ट्यूला जिसको ह्यूमंस में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन। तो ये किस किस के बीच में है? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की कंडीशन मॉर्यूला, जो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हैं, और इसको मलबरी, इसका शेप कैसा है? मलबरी के बॉल जैसा। मेम्ब्रेनस कवर क्या है ओवम की? जोना पेल्यूसिडा। बिल्कुल मत करिएगा कोरोना रेडिएटा, कई जगह पे गलत आंसर दिए हुए हैं। मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट, ऑड वन आउट निकालना है आपको। इनफंडिब्युलम, फिम्ब्रे और इस्थमस ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं, पर जो लेबिया माइनोरा है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, तो आंसर 1। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग, ये आ गया हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम को क्या बोलते हैं? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR, इससे क्या मतलब समझते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। तो आप खुद सोचिए कि एक फैक्टर मतलब इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट बढ़ रहा है और मदर्स की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो लगभग कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा ग्रोथ रेट में। अब आपको पता है एक आपके नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में दिया है लैक्टेशन एमिनोरिया। उन्होंने ये बताया है कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करती है बेबी को फुल्ली, तो उस बढ़े हुए प्रोलैक्टिन से एक्चुअली क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक जाता है किसके ऊपर? गोनाडोट्रोफिन्स में, और उसके कारण ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो इसका आंसर है सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये एग्जाम्पलर की ब्यूटी। स्टरलाइजेशन जनरली फूल प्रूफ मेथड है, यानी कि इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कंसेप्शन का, फिर भी इसमें लीस्ट साइड इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो भी ये लास्ट ऑप्शन है कपल्स का। कपल्स बहुत जल्दी से स्टरलाइजेशन में नहीं जाते, उसका रीजन पूछ रहे हैं। पहला, एक तो वो इरिवर्सिबल है, यानी कपल अब अगर आगे चाइल्ड बियर करना चाहेगा तो वो नहीं बियर कर पाएगा, पहला। दूसरा, एक सबके बीच में मिसकॉन्सेप्शन है कि वो जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर होता है। उनको ये मिसकॉन्सेप्शन है नहीं, मिसकॉन्सेप्शन है। थर्ड, क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस है और सर्जिकल प्रोसीजर से हर इंसान थोड़ा बचता है। चौथा, लैक ऑफ सफिशिएंट, बहुत सारे जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर फैसिलिटीज भी कम रहते हैं, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 4th आना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल लेवल अप्रोच रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए 1950s में हमारी बुक का डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स हो गया है या रेप केस है, अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देना है तो हम क्या दे सकते हैं? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या IUD, पर कितने घंटे के अंदर? 72 आवर्स ऑफ कोइटस। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 72 आवर्स ऑफ कोइटस, विद इन 72 आवर्स देना पड़ेगा। ये इन्होंने बताया है कि आपको इसमें से सही चीज
चुननी है। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर, नहीं भाई, ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर डालता है। फिर IUD इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि IUDs का काम ही ये, मुझे लग रहा है PYQ भी है, इससे मिलता जुलता एक PYQ भी आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट 2023 का या रीनीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता बनाया था। गैमीट का बनना नहीं सप्रेस करता, गैमीट तो बनेंगे पर स्पर्म्स की मोटिलिटी को रोकता है और साथ में फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। अच्छा, IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं है, पीरियोडिकली उसको रिप्लेस भी कराना पड़ता है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट्स हैं MTP के बारे में, इनको उन्होंने बोला है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करिए। MTPs आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। MTPs आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये गलत है। मेडिकल टर्मिनेशन, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो तो सेकेंड तो नहीं हो सकता। हमेशा MTP सर्जिकल है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मेडिसिन से भी इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 और 4 होना चाहिए इसका आंसर। MTP रिक्वायर असिस्टेंस, क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ये जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उसमें से आपको केवल ऐसी डिजीज चूज करनी है जो स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड उसमें सिम्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है इसका आंसर आराम से आप एड्स, क्यों? क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता है जो ओवरऑल बॉडी को की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, ना कि केवल जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करना। नेक्स्ट, कॉन्डोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्यों? इफेक्टिव बैरियर्स हैं, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट, STD को भी रोकते हैं, तो ऑल द अबव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ZIFT, जाइगोट लिया, जाइगोट लिया और किसके अंदर डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो क्या है? जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांस नहीं, ये यूट्रस नहीं आएगा, ये आएगा आपका बी। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर और कहाँ इंसर्ट किया? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर क्या है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? ये क्या बोल रहे हैं? सर्जिकल मेथड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वेजेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी तो यूट्रस ही रिमूव कर देंगे, वेजेक्टोमी में क्या करते हैं? केवल वाज डिफरेंस को कट किया और सर्जिकली टाई कर दिया ताकि गैमीट बने तो सही पर ट्रांसफर ना हो, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट, कैस्ट्रेशन क्या है? उसमें तो टेस्टिस ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, डायाफ्रेम्स, आपको पता है ये भी फिजिकल बैरियर्स हैं। डायाफ्रेम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो कि फीमेल्स यूज करती हैं। अब आप इनके बारे में बताओ। एक तो वो यूट्रस में नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, यूट्रस में IUDs डाले जाते हैं, तो ये तो पहली ही चीज गलत हो गई। दूसरा, सर्विक्स के रीजन को वो कवर करते हैं, ये सही है। ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये भी सही है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल तो क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, तो बी और सी होना चाहिए, 2 और 3। नेक्स्ट, ऑल जीन्स। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में तो एक दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, देखते हैं अपन लोग। ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये लाइन कहीं NCERT में नहीं दी है, आपको ये ध्यान में रखना, ये PYQ भी है। जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम में लोकेटेड हैं वो बनाते हैं एक लिंकेज ग्रुप, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2, 2n - 2, एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, दो क्रोमोसोम कम हो गए, दो बढ़ गए, तो ये पॉलीप्लॉइडी थोड़ी हुए। किसके एग्जाम्पल हैं? एन्यूप्लॉइडी। किसके हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो गया, जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज के बाद सेपरेट होने थे पोल्स में वो नहीं हुए, तो एक डॉटर सेल को ज्यादा क्रोमोसोम मिल गया, दूसरे को कम मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं
एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में तो हम एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर को पूरा डबल या मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहे हैं कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से। मोनोसोमी यानी कि इसमें है 2n-1 मोनोसोमी है, बट स्पेसिफिकली इसके लिए जो टर्म यूज होगा वो होगा एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखिए भाई, ये क्रोमोसोम है, जितनी पास पास जीन्स होंगी उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगी। तो ये कह रहे हैं कि जितना दूर है, डिस्टेंस जितना ज्यादा है और रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप देख लेते हैं। नेक्स्ट, इफ अ जेनेटिक डिजीज, अब ये देखो कितनी बढ़िया हिंट दे रहे हैं कि एक जेनेटिक डिजीज है, ये किससे गई? दिखने में जो फीमेल है वो नॉर्मल दिख रही है, दिखने में क्या है? नॉर्मल, पर वो कैरियर है डिजीज की। कैरियर है मतलब कि आप ये समझ लो कि जैसे कि XC और X, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है, कलर ब्लाइंडनेस सपोज। तो ये कह रहे हैं कि ये दिखने में तो नॉर्मल है पर कैरियर है डिजीज की, तो कितने मेल प्रोजेनी को कुछ मेल प्रोजेनी को ये डिजीज आगे ट्रांसमिट करती है। तो क्योंकि फीमेल टू मेल, तो एक तो वो एक्स लिंक्ड हो गई, और अगर ये बोल रहे हैं कि सम ओनली सन्स बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, क्यों? क्योंकि ये है आधे गैमेट्स XC, आधे गैमेट्स 50% है 50% है। तो अगर सन जो है वो ये वाला होगा तो ये नॉर्मल होगा, और ये वाला जो होगा वो सफरर होगा। तो इसका आंसर है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसका आंसर क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कलर ब्लाइंडनेस हो गया और हीमोफीलिया। नेक्स्ट, अब आ जाइए इन सिकल सेल एनीमिया। क्या है? इन सिकल सेल एनीमिया। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है? वैलिन। तो वैलिन का कोडॉन पूछ लिया, GAG से क्या आ जाता है? GUG, चेंज हो गया ना। नेक्स्ट, पर्सन हैविंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, वो डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का भी, और मल्टीपल एलिनिज्म का भी। डोमिनेंस कब होगा? जब IA स्मॉल i या कैपिटल मतलब IB और स्मॉल i, है ना। और कोडोमिनेंस कब होगा? IA IB। तो IA IB अगर शो कर रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, ZZZW, आपको पता है बर्ड्स में मेल डिसाइड नहीं करता सेक्स, फीमेल डिसाइड करते हैं, यानी ZZ क्या हो गया? मेल, और ZW हो गया फीमेल। तो ये किसमें होगा? बर्ड्स में। पीकॉक। अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स। भाई दिखने में टॉल है, ध्यान से सुनना, दिखने में क्या है? टॉल, पर कुछ ड्वार्फ प्लांट आ गए। तो देखो, अगर दिखने में टॉल है और यही होते तो सारे टॉल मिलते, पर दिखने में टॉल है यानी कि ये ऐसा वाला टॉल होगा, और एक पेरेंट ऐसा होगा और दूसरा पेरेंट ऐसा होगा, इसीलिए तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आया। और कौन सा आया? ड्वार्फ प्लांट्स भी आ गए, यानी कि इनका जीनोटाइप क्या होगा? ये वाला जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा, है ना। तो अपन को आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट, इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर 9:3:3:1 रेशियो मिल गया तो ये किसका है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर रिजल्ट इन वेरिएशन। वेरिएशन किसकी वजह से रुक जाता है? लिंकेज। अगर जीन्स बहुत पास पास में हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं ले रही, और इस चीज को हम बोलेंगे लिंकेज। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए ट्रू होल्ड करता है? आप बताइए, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस? इसका आंसर आएगा नॉन होमोलोगस। क्यों? क्योंकि अगर होमोलोगस में है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं करेंगे, उनमें क्या हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा
नॉन होमोलोगस। नेक्स्ट, सिंगल जीन मेनी एक्सप्रेशन, तो आंसर है प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अच्छे से पता है कि इंसेक्ट्स में, बहुत सारे इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड है वो है XX0। ये X0 कोई क्रोमोसोम नहीं है, एक क्रोमोसोम कम। यानी कि अगर मेल्स में 17 हैं तो फीमेल्स में 18 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम कम होता है। इनमें 2 टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, 50% में X है और 50% में कुछ भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो ये हैं 17 मीन्स मेल्स, 18 मीन्स फीमेल, क्योंकि ये मेल हेट्रोगैमेटी है, यानी फीमेल्स तो हमेशा एक ही तरीके के बनेंगे, जैसे फीमेल्स जो हैं वो XX हैं और मेल्स X0। 50% स्पर्म्स में X जाएगा, 50% में कुछ नहीं जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। देख लेते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस पैटर्न एक जीन का दिया है और पेडिग्री एनालिसिस की मदद से हम देख पा रहे हैं। आपको पता है कि पेडिग्री से हम वही इनहेरिटेंस देख सकते हैं जो मेंडल्स लॉ को फॉलो करे। तो ये आ गया आपका मेंडेलियन ट्रेट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे साइट्स पे इसका आंसर गलत दिया है। देखो, टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको पता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 होता है और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1 होता है। पर ये बोल रहे हैं कि 2 जीन्स हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, और ये 2 जीन्स जो हैं वो लिंक हो गई हैं। अब लिंक हो गई हैं ये बोल रहे हैं, नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आप 4 बार 1 कर लोगे। ये बोल रहे हैं कि 2 जीन्स हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, और ये लिंक हो गए हैं। तो जब ये क्रॉस अगर इन दोनों का करेंगे, F1 हेट्रोजाइगोट जो भी बना, तो अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि रेशियो क्या आएगा। इसका रेशियो सिर्फ 1:1, यानी ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो का बोल तो रहे हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, पर क्योंकि गैमीट्स जो 4 टाइप के बनने चाहिए थे वो बने ही नहीं हैं। आप बताइए, गैमीट्स बनने चाहिए थे कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल A और कैपिटल B, और बनने चाहिए था कैपिटल B स्मॉल a, और बनना चाहिए था कैपिटल B और ये आ गया आपका कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल B स्मॉल a, कैपिटल B और कैपिटल A। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 टाइप के ही गैमीट्स बनेंगे। नहीं, इसमें अपन लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड हैं जीन्स। होना क्या चाहिए था, हमें 4 टाइप के गैमीट्स मिलने चाहिए थे। कैसे? पहले आपको पता है मेल इस टाइप का, फीमेल भी यही, फिर दूसरे में A स्मॉल b, A स्मॉल b, फिर ये बोल रहे हैं कैपिटल B स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल a, फिर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल a स्मॉल b। ये 4 टाइप के गैमीट्स बनने चाहिए थे, पर हो क्या गया कि लिंकेज हो गई। कैपिटल A कैपिटल B पूरी तरह से लिंक्ड हो गई, अब कोई नए कॉम्बिनेशन बनाने कोई तैयार नहीं है, तो गैमीट्स केवल 2 टाइप के ही बनेंगे पेरेंटल, यानी A B और A B, केवल यही गैमीट्स बनेंगे। तो जो रेशियो है वो डिविएट होकर केवल, क्योंकि 2 टाइप के गैमीट्स हैं, तो 1:1:1:1 ना रहकर क्या बन गया, केवल 1:1। ये आपको कई जगह पे आंसर्स गलत मिलेंगे। इसमें देखिए, जीन्स A एंड B आर कंप्लीटली लिंक्ड, देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, तो जो गैमीट्स बने केवल पेरेंटल हैं, या तो AB और या AB। तो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी क्या होंगे, अगर कैपिटल A कैपिटल B बना है, तो अगर कैपिटल A कैपिटल B बना है उसको हम रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव पेरेंट, तो ये बन गया, और ये वाले का भी ये, तो इसका आंसर क्या होगा 1:1, मतलब वो डिविएट हो गया है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से इसका रेशियो डिविएट हो गया है, 1:1:1:1 की जगह 1:1। नेक्स्ट,
ये लिंक्ड जीन के केस में आपको मिलेगा। वैसे डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 है, लिंक्ड जीन्स के केस में आपको मिलेगा 1:1। अब ये बोल रहे हैं कि F2 जनरेशन, हाँ, अगर आप F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चार्ट देखेंगे तो आपको पता है फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1, यानी 4 टाइप के फिनोटाइप हैं, पर जीनोटाइप कितने हैं आपके, देखिए 1, आपका जो जीनोटाइप्स हैं वो 1, फिर 1, फिर 2, 2, फिर 4, फिर 2, 2, 1, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर 4 होना चाहिए, है ना। ये देख लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर जो हैं वो A और B है मदर फादर का, और जो ऑफस्प्रिंग हुआ है उसका O है। कैसे हो सकता है बताइए? ऑफस्प्रिंग का O ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में हो सकता है? ऑफस्प्रिंग का तभी हो सकता है जब IO और IO यानी कि स्मॉल आई मिले। तो कैसे मिला होगा? जो फादर हुआ होगा, ये कह रहे हैं फादर है A, तो मदर है A, तो मदर होगी IA स्मॉल आई, और फादर होगा IB और स्मॉल आई, ये आई मिलके ऑफस्प्रिंग में आया होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर A, नहीं, मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B, C होना चाहिए इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट, अब आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो इन अ डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड की मदद से जुड़ा है? इसका आंसर होना चाहिए फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड किससे, न्यूक्लियोटाइड से कैसे डिफरेंट है? बाय द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट डाल दो तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज क्या है? पेंटोज शुगर। नेक्स्ट, द फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में साफ साफ दिया कि अगर एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन है, प्यूरिन जो कि एक डबल रिंग है, सामने पिरिमिडीन, और अगर इधर पिरिमिडीन तो सामने प्यूरिन, इसके कारण इसका बेनिफिट क्या होता है? यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा डीएनए में? डीएनए नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है, तो सी आंसर आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव करके जीरो मत कर देना उसका। नेक्स्ट, प्रोमोटर और टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है? 5' अपस्ट्रीम एंड 3' डाउनस्ट्रीम। प्रोमोटर इज लोकेटेड एट 5' अपस्ट्रीम एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3' डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट, हाँ, सिकल सेल एनीमिया के लिए सबसे अप्रोप्रिएट चीज क्या है? देखो भाई, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है और इट कैन नॉट बी ट्रीटेड सिंपली आयरन सप्लीमेंट से, क्योंकि इट इज नॉट अ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो पहली पॉइंट तो सही है। दूसरा, मॉलिक्यूलर डिजीज है, अभी अभी आपको बताया। थर्ड, ये ऐसा देखा गया है कि जिन कंट्रीज में मलेरिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, वहां पर ये जो सिकल सेल के कैरियर्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि कैरियर्स में कुछ सेल्स सिकल सेल्ड होते हैं और कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जैसे ही वो पैथोजन आता है मलेरिया का और इस सिकल सेल्ड आरबीसी के अंदर आता है, तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाता, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंट्री, ऐसे कंट्रीज के पॉपुलेशन में ये जो सिकल सेल का कैरियर है वो वाला ट्रेट सिलेक्ट हो गया है, तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एयूजी। एयूजी मिथ्योनाइन के लिए भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडॉन भी है, तो ये हो गया ऑल द अबव। नेक्स्ट, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए, पर क्योंकि वो बहुत लेबाइल था इसलिए उससे कौन इवॉल्व हो गया? डीएनए। नेक्स्ट, मैच्योर आरएनए, मैच्योर एमआरएनए जिसमें
HNRNA के बाद मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उसको हम मैच्योर RNA बोलते हैं। एक्सॉन्स अपीयर होते हैं पर इंट्रॉन हट जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन सिर्फ इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस हैं। तो बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन क्रोमोसोम हाईएस्ट बताओ किसमें है? 1, लोएस्ट कम, सबसे कम जीन्स किसमें है? Y। Who amongst the following scientists, ये कह रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का था, उसको उस स्ट्रक्चर को पता करने में, उस पूरे स्ट्रक्चर को पता करने में किसका रोल नहीं था? तो उसका आंसर आएगा मेसेल्सन और स्टॉहल, क्योंकि मेसेल्सन स्टॉहल एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या प्रूव करता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ना कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस और अरविंद चारगाफ के मदद से वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, डीएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। एक चीज आपको बता दूं कि जो भी एलोंगेशन होता है चेन का, वो हमेशा 3' एंड में ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। ये आप रूल याद रख लीजिए, क्योंकि 3' एंड में जो OH ग्रुप होता है वो रिएक्टिव होता है, उसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको आगे पॉलीमराइजेशन नहीं कराना है तो आप क्या करोगे? तो आपको रिमूव कर देना है, 3' OH ग्रुप को रिमूव कर देना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्या समझा रहा है बताइए? डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? सपोज करो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, सपोज करो इसकी पोलैरिटी है 3' to 5', तो जो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेगा वो कंटिन्यूअस बनेगा, क्योंकि 5 to 3 वाला हिस्सा इसको OH मिल रहा है, जल्दी 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 ऐड होता जा रहा है। पर दूसरा जिसकी पोलैरिटी ये वाली थी, उसमें सपोज करो यहाँ एक टुकड़ा लग गया 3 to 5, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि 5 में तो फॉस्फेट है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पॉलीमराइजेशन होगा 5 to 3 होगा, तो वो यहाँ से करेगा इतना इतना इतना। क्यों? क्योंकि उसको ये है 5', ये है 3', अब उसको यहाँ से मिल गया, ये मिल गया उसको 5' एंड, और ये मिल गया 3', तो उसने यहाँ बना दिया, फिर उसने यहाँ नया बनाया, यहाँ बनाया, उसके बाद जब वो ओपन होगा तो और वो पीछे पीछे बनाता जाएगा। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही कंडीशन है कि उसको जो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करती है, जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। इस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस हो जाता है, पर दूसरे में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जितना जितना हेलिक्स ओपन होगा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? हमारी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि इट इज ओनली केपेबल ऑफ इलोंगेशन, इट इज ओनली केपेबल ऑफ इलोंगेशन। जब उसको प्रमोशन स्टार्ट करना होता है तो वो सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होता है, जब एंड करना होता है तो वो रो फैक्टर के साथ बाइंड होता है। तो वो अकेले जो एपो एंजाइम है, ये एक एपो एंजाइम है, जब वो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के साथ जुड़ती है तो उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है, और वो इनिशिएट भी कर सकती है, टर्मिनेट भी कर सकती है। पर ये सिर्फ जो खुद एंजाइम है, अभी होलो एंजाइम नहीं लिखा है, तो सिर्फ जो खुद एंजाइम है वो केवल इलोंगेशन करेगी। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस लेवल पे है? आपके लाइन एनसीईआरटी की है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एसेसरी प्रोटीन्स बोलते हैं, इनको लूजली हमने रेगुलेटरी जीन्स बोल दिया है, पर वैसे ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं और ये इंटरैक्ट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज में, और इनका कुछ रोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, नहीं, ये प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं और इनहिबिटर्स भी, मतलब रिप्रेसर भी हो सकते हैं और एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। दे कैन बी बोथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है mRNA,
अमीनो एसिड्स को लेके जाता है राइबोसोम तक टीआरएनए। इसमें राइबोसोम के अंदर कौन सा है, आरआरएनए। तो ऑल द अबव। नेक्स्ट, while analyzing the DNA of an organism, इन्होंने बोला कि 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो इसमें कोई एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, थाइमिन भी है, मतलब कि ये आरएनए तो नहीं है, ये डीएनए है। अब ये चारगाफ रूल इस पे लागू होगा कि नहीं, आपको ये देखना है। चारगाफ रूल ये बोलता है कि अगर एडेनिन जितना है, अगर एडेनिन 29% है तो थाइमिन भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। पीवाईक्यू भी है ये। किसी किसी वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी आरएनए से डीएनए बनता है। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, पर किसी किसी वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा डीएनए जो आरएनए से बना है, ऐसा डीएनए जो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना है, उसको बोला जाता है सीडीएनए। उसको क्या बोला जाता है, सीडीएनए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत। नेक्स्ट, मेसेल्सन स्टॉहल एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। तो ये क्वेश्चन आपको, इसमें डरने की जरूरत नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप बना के देखना है। जैसे सबसे पहले उन्होंने N15 में ग्रो किया था, तो पेरेंटल डीएनए था दोनों हैवी, N15। फिर बाद में उन्होंने नॉर्मल N14 प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद आपको केवल हाइब्रिड डीएनए मिलता है, हाइब्रिड डेंसिटी का। और फिर आपको सेकेंड जनरेशन यानी 40 मिनट्स के बाद क्या मिलेगा, 2 लाइट मिलेंगे और 2 हाइब्रिड मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप करते जाओगे, और ये कह रहे हैं फोर्थ जनरेशन यानी 80 मिनट्स के बाद, देखो हैवी तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हैवी सिर्फ पेरेंटल था, बाद में उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया। प्रोवाइड किया N14, तो हैवी तो हटा दो। और आपको पूरा जब करके देखेंगे सेम मेथड फॉलो करके, तो आपको आ जाएगा रेशियो 0 हैवी। उसके बाद आएगा आपका N15 वाला 0, N15 N14 वाला आपका जो हाइब्रिड है वो आएगा आपका 2, और लाइट वाले आएंगे आपके 14। ये आप करके पूरा निकाल के स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। तो यानी 0:1:7, इसका आंसर आ जाएगा 0:1:7, क्योंकि हैवी नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट, ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड का। जब भी हमें कोडिंग दिया है तो आप आरएनए बनाते वक्त कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। तो देखिए भाई, जहां जहां थाइमिन था वहां यूरेसिल लग गया, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इन्होंने बोला है कि कोडॉन, देखो mRNA में होते हैं कोडॉन। mRNA में जो कोडॉन्स हैं उनकी पोलैरिटी है 5 to 3 की पोलैरिटी है AUG। तो अब वो बोल रहे हैं कि tRNA की क्या होगी। tRNA जो आएगा, tRNA अगर वो 3 to 5 आता, 3 to 5, तो क्या आता, A के सामने क्या आएगा U, U के सामने A और G के सामने C। तो अगर वो 5 to 3 पूछ रहे हैं आपसे तो क्या आ जाएगा CAU। देखिए 5 to 3 पूछा है ना, CAU। बढ़िया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है, 2 बार आ चुका है इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड अटैच जो करता है, आप डायग्राम देखिएगा टीआरएनए का, आपको ऐसा लगेगा डबल स्ट्रैंडेड है, डबल नहीं है, वो एक ही है, पर वो कॉइल्ड है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है इन्वर्टेड एल जैसा है, तो वो पूरा मुड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अमीनो एसिड अटैचेस टू टीआरएनए, किस एंड पे, 3' एंड पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। नेक्स्ट, हाँ भाई, ट्रांसलेशन मतलब अमीनो एसिड की मैसेज पॉलीपेप्टाइड में चेंज करना है। तो क्या होगा, छोटा सब यूनिट जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा किसके साथ, mRNA के साथ। बड़े सब यूनिट में तो 2 साइट होंगे जहां tRNA लेकर आएगा अपने अपने अमीनो एसिड को।
इन इकोलाई लैकोपेरॉन कब स्विच ऑन होगा? स्विच ऑन बोला है जब लैक्टोज प्रेजेंट है और वो रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है, नहीं तो रिप्रेसर जाके प्रमोटर साइट पे बाइंड करके सब कुछ बंद कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक्टोज ही इसमें इंड्यूसर है और लैक्टोज ही इसमें सबस्ट्रेट भी है। नेक्स्ट, Which of the following is used as an atmospheric evolution chapter आ गया है। Which one of the following is used as an atmospheric pollution indicator? Lichens SO2 indicator. Next, the theory of spontaneous generation क्या बोलती थी? Spontaneous generation क्या बोलती थी? कि अचानक से नॉन लिविंग से लाइफ आ जाती है। तो ये आ जाइए आपका सी, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग डीकेइंग मैटर। उन्होंने बोला रॉटन मड से फिशेज आ जाती हैं, रॉटन ग्रेन से माइस आ जाते हैं, रॉटन मीट से फ्लाइज आ जाती हैं। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री नहीं, अब ये हट चुका है कोर्स से। नेक्स्ट, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? अच्छा एक मिनट ये देख लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो हम करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग जो हम करते हैं, वो एक्चुअली क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। वो हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से नई ब्रीडिंग, नई प्लांट वेराइटीज या नई एनिमल वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है? पेलेंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल्स वाला एविडेंस क्या कहलाएगा? पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता, मैन स्ट्रक्चर में सिमिलर है पर उनके फंक्शन अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका एंसेस्टर, दे शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री। ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट, एनालोगस क्यों आते हैं? एनालोगस में ना आप लोग ऐसा डायग्राम अपने दिमाग में बना लीजिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन। तो ये हो जाएगा एक जगह आकर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगी का जस्ट उल्टा एनालोगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, P प्लस क्यू होल स्क्वायर, जिसको हम पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बोलते हैं, वो क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। हमने जो देखा, डार्विन ने क्या बोला था? जब भी आप कोई चीज होस्टाइल एनवायरनमेंट में कुछ मेंबर सरवाइव कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे इनबिल्ट वेरिएशंस हैं, उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस वेरिएशन ऑलरेडी उनके पास हैं, जो कि इनहेरिटेड है, नॉट एक्वायर्ड। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शो करती है कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स कहाँ आए थे? वाटर से, उसके बाद कहाँ आए? लैंड में। नेक्स्ट, विविपेरी को ज्यादा इवॉल्व क्यों माना जाता है? विविपेरी ज्यादा बेटर क्यों मानी जाती है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि विविपेरी में पेरेंटल केयर ज्यादा है और सर्वाइवल ऑफ द चांस ऑफ द ऑफस्प्रिंग बेटर है। तो यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड फॉरवर्ड आफ्टर दे आर बॉर्न। मतलब पहले मदर उसको केयर करती है, बाद में बर्थ के बाद भी उसकी थोड़ा सा उसकी केयर होती है, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर है। ओविपेरस में तो बहुत चांसेस सर्वाइवल के कम हो जाते हैं क्योंकि प्रीडेटर्स का खतरा रहता है। फॉसिल्स अधिकतर आपको किसमें मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता जाता है। हम तभी तो देखते हैं कि जो नीचे वाली सेडिमेंट में है वो पुराना फॉसिल है, ऊपर वाला जो है वो न्यू है, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट, MN ब्लड ग्रुपिंग पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें आपको क्या करना है कि MN ब्लड ग्रुपिंग है, M और एलिल्स, इन्होंने क्या किया है? P ले लिया है 0.7 और Q ले लिया है 0.3। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा 2pq, पहले निकालना पड़ेगा 2pq और उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 42%। देख लेते हैं भाई क्या आंसर है इसका। ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन? ये है इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन।
आपको पता है कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो लाइट कलर के मॉथ्स ज्यादा थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक तरफ को वो सिलेक्शन का कर्व डायरेक्ट, तो ये डायरेक्शनल है, इसमें कोई दो एक्सट्रीम्स फेवर नहीं हुए, तो ये है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, सबसे आप ह्यूमन एवोल्यूशन का आप डिसेंट देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है इसके हिसाब से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आना चाहिए वो सी, रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा याद है कि ये पीवाईक्यू भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लिंक स्पीशीज? लिंक यानी कि आप ये समझ लो कि कनेक्टिंग लिंक दो के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है लोब फिश जो सीलोसेंथ है, जिसमें जो फिशेस और एम्फीबियंस दोनों के ही को कनेक्ट करती है, ये है लोब फिश। नेक्स्ट आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग जिसके बारे में मतलब एनसीईआरटी में इसमें 2 पॉइंट्स मेंशन्ड नहीं है। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, ये नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, आपको पता है लैमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज, तो लैमार्क को तो कर दो यूज एंड डिसयूज से, ठीक। फिर ओपेरिन ने ही तो प्रूव किया था कि नॉन लिविंग से मतलब केमिकल एवोल्यूशन से पहला सेल आया था, तो ओपेरिन का आ गया एबायोजेनेसिस। डार्विन का आ गया नेचुरल सिलेक्शन और अल्फ्रेड वैगनर का आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये देख लीजिए, 1 का P, 2 का M, 3 का आपका N और 4th का O, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1953 एसएल मिलर ने जो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस क्रिएट करे थे लेबोरेटरी में, और उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आए। तो ये प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन जो उन्होंने क्रिएट की थी वो कैसी थी? सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर आएगा ही आएगा, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आएंगे ही आएंगे, और साथ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, तो ये लास्ट लाइन। नेक्स्ट, वेरिएशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरिएशंस और म्यूटेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वेरिएशन डार्विन ने बोला था छोटे छोटे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। म्यूटेशंस कैसे होते हैं? सिंगल स्टेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा रैंडम एंड डायरेक्ट, रैंडम नहीं सॉरी, मैं जो बता रही थी वो स्मॉल स्केल वेरिएशन, इसमें म्यूटेशन पूछा गया है। तो म्यूटेशन कैसा होता है? रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस हो जाता है। अचानक से इसको प्रपोज किया था ह्यूजो डी रीज ने, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। अब आ जाओ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। द टर्म हेल्थ को हम डिफाइन बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मोस्ट एक्यूरेट वे क्या है? क्या स्माइलिंग फेस ही केवल हेल्थ है? नहीं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर नोन एज पैथोजन। डिजीज की स्टडी को पैथोलॉजी, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को पैथोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, विडाल टेस्ट, बहुत इजी है और बहुत बार आया हुआ है। ये डिजीजेस दी हुई हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, आपको सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज पहचाननी है। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है तो कैंसर को तो हटा ही दो। फिर आपका आ जाएगा इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स आ जाइए सेकंड और फोर्थ। एलर्जी तो एक पर्सन की खुद की हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी कभी फैल नहीं सकती, वो खुद का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। तो इसका आंसर है इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, और दोनों ही वायरल डिजीज है। नेक्स्ट, स्पोरोजोइट, आपको पता है इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया की जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है, वो फर्टिलाइजेशन होता है गट में और वो आ जाता है फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो ये बनते कहाँ पर हैं? इंटेस्टाइन ऑफ मस्किटो। नेक्स्ट, चिकनगुनिया जो डिजीज है वो वायरल डिजीज है, पर फैलती कैसे है? एडीज मॉस्किटो से। नेक्स्ट, बहुत सारी डिजीजेस, मेनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स,
विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, आपको न्यूमोनिया में कैसे सिम्टम दिखेंगे? फर्स्ट ही आ जाइए, रेस्पिरेशन में दिक्कत, फीवर, चिल्स, कफ, क्योंकि बाकी सब में जो है वो एक तो ये स्टमक पेन हटा दीजिए, एब्डोमिनल पेन हटा दीजिए, और ये सोर थ्रोट वगैरह जो है ये आपका आता है नेजल कंजेशन है ना, तो ये अलग है। नेजल कंजेशन सिर्फ आपका कॉमन कोल्ड का सिम्टम है, ना कि न्यूमोनिया का। नेक्स्ट, जीन्स कॉजिंग कैंसर क्या है? ऑन्को जीन्स। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल्स हैं प्रोलिफरेट होते हैं, ग्रो रैपिडली और डिस्टेंट साइट्स पे चले जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, जो सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है किसकी? मैलिग्नेंट कैंसर की। व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, the reason could be, भाई साइकेट्रिस्ट यानी फिजिकल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? The patient shows behavioral and social maladjustment. साइकेट्रिस्ट को क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि पर्सन अपेरेंटली ठीक दिख रहा है पर उसके अंदर की जो बिहेवियर है लोगों के साथ वो गड़बड़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस? सबसे पहली चीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस किसका एग्जाम्पल है? ऑटो इम्यून डिजीज का। तो choose the correct option. Reason, the ability to differentiate pathogen, नहीं, ये एबिलिटी खत्म हो गई है, वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि उसके खुद के सेल्स कौन से हैं और बाहर के, तो फर्स्ट तो आएगा नहीं। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, यस। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, हाँ, ये एबिलिटी उसकी खत्म हो गई, तो इसका सेकंड और फोर्थ आना चाहिए। बॉडी अपने ही सेल्स को डैमेज कर रही है और बॉडी पहचानना ही भूल गई है कि उसके खुद के सेल्स कौन से हैं और फॉरेन सेल्स कौन से हैं। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी? कौन सा मोड नहीं है? कंटेमिनेटेड ब्लड तो है, इन्फेक्टेड नीडल भी, शेकिंग हैंड्स, अगर आप किसी पर्सन जो एड्स से सफर कर रहे हैं उससे सिर्फ हाथ मिला रहे हो या हग कर रहे हो तो आपको एड्स नहीं फैलेगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। नेक्स्ट, स्मैक किससे मिलता है? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, अनराइप पॉड कैप्सूल। नेक्स्ट, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इंफेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट, ये हैं आपके इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है वो साइटोकाइन बैरियर्स हैं। जब कोई वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं ताकि दूसरे सेल्स ना इन्फेक्ट हों, इस चीज को बोलते हैं इंटरफेरॉन। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल्स, क्यों? कई बार पर्सन बहुत मेहनत से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है पर कुछ समय बाद पता चलता है वो फेल हो गया, वो किसके कारण बताइए? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMI। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रॉम में IgA हैं। टोबैको कंजम्पशन जो है वो स्टिम्युलेट करता है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, तो ऐसी कौन सी कंपोनेंट है ये जो ये करता है? तो वो है निकोटीन। इसके अंदर क्या है? निकोटीन। एंटीवेनम, आपको किसी पर्सन को एक स्नेक बाइट हो गया है, आपने जाके तुरंत उसको हॉस्पिटल में जाके उसको एंटी स्नेक वेनम एडमिनिस्टर कर दिया जल्दी से, वो ऑलरेडी बना बनाया था, प्रिजर्व था हॉस्पिटल में, वो दे दिया, तो वो पैसिव इम्यूनिटी आएगी। कंटेन्स मतलब उसमें क्या है? एंटीबॉडीज है। वो एक्चुअली क्या है? इट इज एंटीबॉडी जो कि बनी किससे है? एक्चुअली क्या होता है, ये पैसिव इम्यूनिटी है, ये टेस्ट एनिमल्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहते हैं स्नेक वेनम का ताकि उनका बॉडी एंटीबॉडी बनाए, ऐसे सीरम को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जब ह्यूमंस को किसी को भी लाइफ सेविंग कंडीशन है ये कि किसी को भी स्नेक बाइट हो गई तो तुरंत आपने वो एडमिनिस्टर कर दिया, पर वो जो बना है वो किसी एनिमल की एंटीबॉडीज है, वो शॉर्ट लिव्ड है, वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी पर वो लाइफ सेविंग है, तो इसमें एंटीबॉडीज होती है। नेक्स्ट, which of the following is not a lymphoid structure? Pancreas, spleen, tonsils are secondary lymphoid organs and thymus is primary lymphoid structure, but pancreas is not a lymphoid tissue. Which of the following gland is large sized at birth? पर ये reduce होता जाता है पिट्यूटरी तक आते आते बहुत छोटा हो जाता है, ये है
थाइमस, ये क्या है? थाइमस। नेक्स्ट, इसकी एक एजिंग है, वन ऑफ द थ्योरी ऑफ एजिंग, वो ये बोलते हैं कि ओल्ड लोगों में इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्योंकि उनका थाइमस बहुत रिड्यूस हो जाता है साइज में। तो थाइमस इज द मेन लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, हीमोजोइन है क्या? हीमोजोइन मलेरिया में जो ठंड लग के जो बुखार आता है वो क्या है एक्चुअली? वो जो हीमोजोइन है वो एक्चुअली एक टॉक्सिन है जो कि, ये तो आएगा नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं आएगा, एक टॉक्सिन जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उनके आरबीसी, हीमोग्लोबिन का जो आरबीसी को अटैक करते हैं ये जो प्लाज्मोडियम है, तो उसके बाद जो वो हीमोग्लोबिन जो इन्फेक्टेड सेल्स जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, मैक्रोस्पोरम। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, इसमें माइक्रो और मैक्रो में आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ये तीनों हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैक्रोस्पोरम इसका आंसर है कि वो नहीं कॉज करता है रिंगवॉर्म डिजीज। अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, अभी अभी आपको बताया था उनके अंदर प्रोटेक्शन होता है मलेरिया के लिए, तो लेस प्रोन टू मलेरिया। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, फटाफट देख लेते हैं। विटामिन जो बढ़ जाता है कर्ड में एज कंपेयर टू द मिल्क, विटामिन B12। वेस्ट वाटर जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय, बहुत सारा आपको स्लज मिलता है जिससे, जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से हम ट्रीट करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिससे फिर बाद में अपन लोगों को क्लीन वाटर मिलता है और ये जो गैस निकलती है वो इनफ्लेमेबल होती है। नेक्स्ट, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड, ये मुझे माइक्रोब्स चैप्टर का सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगता है। देखो, र्यूमेन ऑफ कैटल में तो होता ही है मिथेनोजेंस, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गोबर गैस प्लांट में भी होता है, पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। पैडी फील्ड्स के बॉटम में भी होता है, एक्टिवेटेड स्लज में नहीं होता। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किसका कलेक्शन है? एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल हाइफे। तो इसमें कहां से आ जाएंगे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होते हैं, ना कि एनारोबिक स्लज में। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में होते हैं, ना कि एक्टिवेटेड स्लज में। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आपके कैटल र्यूमेन के ये कैटल के कॉम्प्लेक्स स्टमक में भी है, गोबर गैस प्लांट में भी है, पैडी फील्ड्स जो बॉटम में है उनमें भी है। कहाँ नहीं है? एक्टिवेटेड स्लज में, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसको आप एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर्स से कंफ्यूज मत करिएगा। इट इज द करेक्ट आंसर इज एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, हर साल का क्वेश्चन है, जैसे ही आएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये हो गया भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से इसके साथ मैच कर लेना, एस्परजिलस नाइगर, इतना इंपॉर्टेंट और इजी। नेक्स्ट बताइए जल्दी जल्दी, स्टैटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल कम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बस्टर। ऑयल स्टेन्स लाइपेज, और आपका बचा, क्या बच गया? साइक्लोस्पोरिन ए, वो क्या है? किससे निकलता है? ट्राइकोडर्मा से। क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्या रिमूव करते हैं बेटा? जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं, जो ग्रिट है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ग्रिट है, वो सब रिमूव करते हैं, टॉक्सिक वगैरह थोड़ी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर कैसे हम एस्टिमेट करेंगे? बीओडी जितना ज्यादा है यानी उतना ही पानी खराब है, उसमें उतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है, और उतना ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए उस वाटर को ताकि उसके जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो ब्रेक डाउन हो सके। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, 1 लीटर ऑफ वाटर को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि उसका पूरा ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो सके, दैट इज कॉल्ड बीओडी। विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? वाइन होता है और बियर होता है।
विस्की, रम और ब्रांडी डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस आपका थर्ड, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड विलेज एंड खादी कमीशन। नेक्स्ट, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा, आपको पता है एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट है, एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट है, दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, आप इसको देखिए क्या बोला है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक्टिवेटेड स्लज है यानी फ्लॉक्स बने हुए हैं और अचानक से आपने उनको ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, आपको पता है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जब हम डालते हैं और हम ऑक्सीजन देते हैं और उसको एजिटेट करते हैं तो फ्लॉक्स बनते हैं। अचानक से अगर आपने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो इसका आंसर है कि जो सेंटर है फ्लॉक का वो ही एनॉक्सिक हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो फ्लॉक्स बैक्टीरिया टूटने, डेथ होने लग जाएगी बैक्टीरिया की, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं। जैसे ही उनकी डेथ होगी तो फ्लॉक्स टूटने लग जाएंगे, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प। माइकोराइजा मिनरल एफिशिएंसी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्राउट बढ़ाता है, टॉलरेंस ऑफ ड्राउट, रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजन बट नॉट टू इंसेक्ट, कीड़े तो खा ही सकते हैं, उसका माइकोराइजा से कोई लेना देना नहीं है। Which one of the following is not a nitrogen fixing? बताओ कौन है? Pseudomonas is a bacteria. Pseudomonas is a denitrifying bacteria. Pseudomonas क्या है? Denitrifying bacteria. Big holes जो स्विस चीज में वो किसके कारण है? फंगस तो है ही नहीं, ये आएगा बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जिसका नाम है स्विस चीज, आपको याद है प्रोपनियोबैक्टीरियम शार्मानी, जो बड़े बड़े होल्स बनाता है क्योंकि CO2 रिलीज होता है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, रेजिड्यू जो मीथेन प्रोडक्शन के बाद बच जाता है उसको हम कैसे यूज करते हैं? जो गैस है वो तो इनफ्लेमेबल है और जो बाद में जो चीज बच जाती है उसको हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, मीथेनोजेंस क्या नहीं बनाते? ऑक्सीजन। मीथेनोजेंस क्या बनाते हैं? बायोगैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नहीं बनाते? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड स्लज, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी सेटल हो जाए। एक्टिवेटेड स्लज मतलब कि फ्लॉक्स, वो बहुत जल्दी सेटल क्यों हो जाने चाहिए? ताकि हम उसको जल्दी से पंप कर सके वापस एरेशन टैंक में एज इनोक्यूलम, देखिए, सो दैट इट कुड बी रैपिडली पंप्ड टू एरेशन टैंक। नेक्स्ट, ये आ जाओ, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको तो मैच द फॉलोइंग देखना है। इसमें लेडी बर्ड किसकी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है? 1 का आ गया आपका सी, इस क्वेश्चन को ऊपर से इग्नोर करिए, यहाँ से आ जाइए। लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करती है? एफिड्स को। माइकोराइजा, ग्लोमस, ग्लोमस जो है माइकोराइजा बनाता है। फिर बायोगैस हो गया मीथेनोबैक्टीरियम, और आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा यूज होता है। Which one is the most important role? सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसे माना जाता है ह्यूमंस के लिए माइक्रोब्स का? दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। कोई भी अभी तक ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो बिना माइक्रोब्स के हेल्प के सीवेज को ट्रीट कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। एन एंजाइम, अब आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब हमारे लास्ट के थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। एन एंजाइम, ऐसी एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड से, लास्ट से कट करेगी, अंदर से नहीं, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेशन से बाइंड हो रहा है तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, पर अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वाया अ वायरस, यानी एक बैक्टीरियोफेज आया, पहले उसने एक बैक्टीरिया को अटैक किया, उसकी मशीनरी को टेक ओवर किया, उसके पूरा उसको डिक्टेट किया कि उसके पार्टिकल्स बनाओ, फिर जब असेंबली हो रही थी उसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उसके थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया,
तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और PYQ भी है। Which of the following statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel? सबसे पहले आपको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे दो ऑप्शन से कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है इसलिए इसका नाम रिस्ट्रिक्शन है। ये गलत है। सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि ऐसी एंजाइम्स की खोज हुई थी जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। बैक्टीरियोफेज को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी क्योंकि वो कट कर रही थी उसके डीएनए को। किसके? बैक्टीरियोफेज के। क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी इसलिए उसका नाम था रिस्ट्रिक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओवर थिंकिंग से आपका आंसर गलत ना हो। ना तो फर्स्ट आएगा कि वो कट कर रही थी इसलिए नाम है, ना ही उसका स्पेसिफिक पोजीशन पे कट कर रही थी इसलिए, बल्कि वो रिस्ट्रिक्ट रोक रही थी इसलिए उसको बोला गया रिस्ट्रिक्शन। Which of the following is not required in the preparation of the recombinant DNA molecule? किसकी जरूरत नहीं है आपको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए? पहले तो कट करने के लिए एंजाइम, चिपकाने के लिए लाइगेज, और किसको कट करोगे भाई? ये किसको चिपकाओगे? फ्रैगमेंट्स। तो किसकी जरूरत नहीं है? इकोलाई। नेक्स्ट, एगरोज जेल। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताता है कि हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, पर केवल और केवल साइज के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्योंकि सब डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नॉट चार्ज। चार्ज अलग अलग नहीं है। जितना छोटा होगा साइज उतना दूर जाएगा और जितना बड़ा होगा वो पास में ही रहेगा। साइज इसका आंसर है। साइज एंड चार्ज बोथ मत कर देना। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर प्लाज्मिड का क्या है? कि उसके पास ओराई होना चाहिए, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ साइट्स, पर उसमें इन्होंने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओराई। नेक्स्ट, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर आपको बैक्टीरिया से कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो बैक्टीरिया की जो कवरिंग है उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का यूज होता है। फिर आपको डीएनए चाहिए तो आप पहले लाइसोजाइम से उसकी सेल वॉल तोड़ोगे, फिर आप क्या करोगे? आरएनए रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस डालोगे, फिर प्रोटीन हटाने के लिए आप प्रोटीएज यूज करोगे, पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस नहीं यूज करोगे, क्योंकि अगर आपने ये भी डाल दिया तो डीएनए ही टूट जाएगा पूरा। तो दिस इज नॉट यूज्ड पूछा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड? पीसीआर को किसकी मदद से इतनी पॉपुलैरिटी मिली है? ड्यू टू टैक पॉलीमरेज, क्योंकि उसमें थर्मोस्टेबल एंजाइम है, तो आप कितने भी हाई टेम्परेचर में पहले डीनेचुरेशन करके उसको बाद में एनीलिंग से और एक्सटेंशन से बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऐसी है जो मदद करती है सिलेक्शन के, किसके? ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, है ना? हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। हीट शॉक से हम, ये आपको पता है ये किस टॉपिक के अंडर है? जब हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो फॉरेन डीएनए को ले ले, तो हम क्या करेंगे? हीट शॉक करेंगे। अपटेक ऑफ डीएनए, क्योंकि पहले ही हमने डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर लिया, पोर्स डाल दिए हैं, पोर्स कर लिए हैं, तो अब वो कैसे अपटेक करेगा? बाय हीट शॉक। नेक्स्ट, रोल ऑफ डीएनए लाइगेज क्या है? ये लाइन, ये क्वेश्चन मुझे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन लगता है। देखिए, आपने जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी देखी तो आपने बोला कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन से उसने कट कर दिया। अब जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक अट्रैक्शन बॉन्ड्स होते हैं, वो हट गए। जब वो हट गए तो वो स्टिकी एंड्स हैं, क्योंकि वो जैसे ही उनको अपना काउंटर पार्ट वो मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, तो वो फटाफट फिर से जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। पर लाइगेज का काम जो है, जब दो डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज का काम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना नहीं है, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन बॉन्ड से वो वैसे ही बन जाते हैं। तो
लाइगेज का काम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट मार्क हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट, which of the following is not a source of restriction endonuclease? किससे restriction endonuclease नहीं मिलता? एंटमीबा कोलाई। नेक्स्ट, which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase? Taq polymerase कौन सा करता है? केवल नहीं, अपना आ जाओ एक्सटेंशन, आगे बढ़ाना, क्योंकि डीनेचुरेशन तो हीट से होती है, उसमें एंजाइम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो गया क्योंकि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, पर हाउएवर जो ट्रांसफॉर्म सेल था, मतलब जिस बैक्टीरिया ने उसको ले लिया है, वो अब डिजायर्ड प्रोटीन नहीं बना पा रहा। क्यों? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम के पास ऐसे इंट्रॉन्स हैं, और आपको पता है स्प्लाइसिंग की मशीनरी केवल यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, यानी ह्यूमन जीन जो हमने ली है, जो उस बैक्टीरिया के अंदर डाली है, उसमें इंट्रॉन्स हैं जो प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं बैक्टीरिया से, इसीलिए उसकी प्रोटीन्स, डिजायर्ड प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant DNA? अगर हमको recombinant DNA बहुत लार्ज स्केल में बनाना है तो हमको कंटिन्यूस कल्चर, भाई विदाउट इनलेट और आउटलेट का क्या करोगे? तो इसका आंसर है कंटिन्यूस कल्चर। नेक्स्ट, who among the following was awarded Nobel Prize for PCR technique? तो इसका आंसर है कैरी म्यूलिस। पीसीआर टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? कैरी म्यूलिस। नेक्स्ट, which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? It is an endonuclease, ये भी सही है। पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है, यही सही है। सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बनाता है अलग अलग डीएनए में। इट प्रोड्यूसेस द, ये पूछा है डज नॉट होल्ड ट्रू, तो ये है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, वायरस से नहीं निकलता। It produces the same kind of sticky end and different DNA molecule. इस वाले पॉइंट में आपको ये समझना है कि हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए बहुत लंबा होता है, पर ये एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, और जहां उसका वो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिला वहां वो बाइंड करेगा और पीछे से कट करेगा। तो स्टिकी एंड्स तो सब में वो एक ही टाइप के बनाएगा, पर वो वायरस से आइसोलेट नहीं होता है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन क्या है? नॉट पूछा है, तो ये इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। पेस्टिसाइड के लिए थोड़ी रेजिस्टेंट है। बीटी कॉटन क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, और एक ऐसा बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम है जिसमें हमने बैक्टीरियल जीन को अलग अलग प्लांट में डाला है, तो ये इसका इररिलेवेंट ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट, सी पेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन का नहीं है, मैच्योर इंसुलिन का पार्ट नहीं है, ये हट जाता है जब प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन कन्वर्शन होता है, तो मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता। जीईएसी किसके लिए स्टैंड होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी या अप्रेजल कमिटी, कुछ भी हो सकता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एम्फाइसीमा के लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये। अ प्रोब, एक प्रोब है जिसको विच इज अ मॉलिक्यूल यूज्ड टू लोकेट इज अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो ये क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, पर ये रेडियो लेबल्ड होगा, चाहे डीएनए हो या आरएनए, ये रेडियो लेबल्ड है और ये हमारे मेन डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आरएनए ऐसा आरएनए जो डीएनए बना सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। नेक्स्ट, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए लिम्फोसाइट्स है। एडीए क्या है? एडेनोसिन डीअमीनेज, जो इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोटॉक्सिन क्या होता है? जो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करना। अभी अभी आपको बताया पैथो मतलब डिजीज, तो जो
अल्टर्ड फिजियोलॉजी है, पैथोजन की नहीं स्टडी करनी, हमको क्या करना है, अल्टर्ड फिजियोलॉजी किसकी स्टडी करनी है, होस्ट की, इसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट, जब बीटी टॉक्सिन का इनएक्टिव टॉक्सिन कैसे एक्टिवेट होता है, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन इज द एल्कलाइन पीएच, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस वो ट्रांसजेनिक राइस की वैरायटी है जिसको हमने ऑब्टेन किया है, डैफोडिल प्लांट से लिया है और राइस में उसको एक्सप्रेस कराया है। ये जो है ये बीटा कैरोटीन को कोड करते हैं और बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर है विटामिन ए का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन आरएनए-आई हम जीन की साइलेंसिंग कैसे करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज करके साइलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसकी थी, एडीए डेफिशिएंसी का दूसरा नाम है स्किड, स्किड मीन सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी का दूसरा नाम है स्किड। फुल फॉर्म क्या है एडीए का, एडेनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट, साइलेंसिंग कैसे अचीव हुई बताइए, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से भी और आरएनए इंटरफेरेंस से, दोनों एक ही बात है, इसलिए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ऑटो इकोलॉजी, अब हमारा लास्ट यूनिट शुरू होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ऑट मीन सेल्फ, एक, सिन मतलब बहुत सारे, ऑट इकोलॉजी मतलब एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। इकोटोन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एग्जाम्पलर इन इकोलॉजी यूनिट। इकोटोन वो ट्रांजिशन फेज होता है जहां दो कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरे से मिल रही होती है, जैसे एस्चुरी, एस्चुरी जैसे एक ऐसा हिस्सा है जहां रिवर जो है वो सी में मिल रही है, तो उस हिस्से को हम बोलते हैं इकोटोन। और ऐसा देखा गया है कि इस जगह पे, इस इकोटोन वाले एरिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज इनहेबिट करती हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। बायोस्फीयर हम किसे बोलते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में हैं, जो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल निश क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की उसकी क्या, कहाँ पर वो अपनी कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उस जगह पे वो क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। एलेंस रूल के हिसाब से मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में हैं उनके छोटे कान होते हैं और छोटे लिम्स होते हैं ताकि वो हीट लॉस उनके बॉडी से ना हो सके या कम हो सके। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सी का हम कैसे मेजर करते हैं, 30 to 35 पार्ट्स पर 1000। ये जो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसमें ये एनुअल टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये जो आपके बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, सारे जो अलग अलग उन्होंने दिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की रेंज, डेसिडस फॉरेस्ट की रेंज, उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसका टेम्परेचर होता है 18 से 25 और उसका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है 150 to 400 सेंटीमीटर। Which of the following forest plants control the light condition? जो टॉल ट्री होते हैं जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है वो कंट्रोल करते हैं, और वो जो नीचे जो सबसे नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो ओवर शेडोड हो जाते हैं, उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती। What will happen to a well growing herbaceous plant? आपने एक बहुत प्यारे herbaceous प्लांट को फॉरेस्ट से निकाल के अपने गार्डन में लगा दिया, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा चाहे आप कितना भी केयर कर लो, क्योंकि उसका खुद का जो माइक्रो एनवायरमेंट है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ पॉपुलेशन 50 पैरामीशियम प्लांट पूल में है और वो इंक्रीज हो गए 150, तो ग्रोथ रेट क्या होगा, 100 पर आवर। सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स, देखो इसमें यंग इंडिविजुअल्स ज्यादा है पर ओल्ड इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में, तो उसका स्टेटस क्या होगा, इट विल इंक्रीज। यंग इंडिविजुअल ज्यादा है, ओल्ड कम है। नेक्स्ट, हम लोग क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं टाइगर सेंसस के लिए, आप पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स देखते हो टाइगर सेंसस के लिए।
नेक्स्ट, कौन सी चीज जो है वो डिक्रीज करेगी डेंसिटी? बताइए, अगर एमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है और मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है, डेथ ज्यादा हो रही है और एमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। नेक्स्ट, अ प्रोटोजोन रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। आपको इसमें लगाना है 2⁻n। नेक्स्ट, अमेंसालिज्म क्या है? एक ऑर्गेनिज्म को न फायदा न नुकसान, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान। तो माइनस और जीरो वाला रिलेशनशिप, वन स्पीशीज इज हार्म्ड और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। लाइकन्स किस किस के एसोसिएशन है? फंगस और एल्गी। पार्शियल रूट पैरासाइट इंपॉर्टेंट है, सैंडलवुड, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। पार्शियल रूट पैरासाइट। डिकम्पोजर्स, अब इकोसिस्टम शुरू हो गया। डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं और सैप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉप तो कहीं से भी नहीं है क्योंकि इनका नाम ही डिकम्पोजर्स है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिनरलाइजेशन यानी ह्यूमस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, एन इन्वर्टेड पिरामिड, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किस में हो सकता है? बताइए, इन्वर्टेड पिरामिड किस में हो सकता है? सी में, क्योंकि उसमें जो जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसका वेट नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू फिशेस। तो इसका एक पैराडॉक्स है, ये इन्वर्टेड होता है बायोमास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? तो अगेरिकस, अगेरिकस क्या है? एक फंजाई है, बाकी सब प्रोड्यूसर है, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इज मोस्ट प्रोडक्टिव? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा सीधा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इज ईदर अपराइट और इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर इज ईदर अपराइट और इन्वर्टेड। ये एनर्जी का नहीं है कि हमेशा। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? आपको पता है 10% लो, 10%। एडेफिक फैक्टर किसके लिए बोलते हैं? एडेफिक फैक्टर मतलब सॉइल से रिलेटेड फैक्टर को बोलते हैं एडेफिक फैक्टर। नेक्स्ट आ जाइए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हमारा लास्ट चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? आपको पता है, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के पास हैं उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रीजन इनमें से कौन सा नहीं है? कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, ये कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलियन स्पीशीज? साइनोडन, डेक्टाइलन, दूबा, दूब ग्रास। तो लंटाना जो है वो भी बाहर से आई है, पार्थिनियम भी बाहर का है, आइकोनिया भी बाहर का है, तो इसका आंसर है साइनोडन। नेक्स्ट, आपको पिक्चर प्लांट कहाँ मिलेगा? पिक्चर प्लांट जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होती है, अबंडेंस होती है एंडेमिक स्पीशीज की, और वो अधिकतर ये ट्रॉपिकल रीजन्स में भी होते हैं और ये थ्रेटन्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर ये पोलर रीजन में नहीं होते। नेक्स्ट, इसको आप मैच करेंगे। सबसे पहले डोडो आ गया मॉरिशस, फिर आपका आ गया क्वेगा अफ्रीका, फिर थाइलेसीन आ गया ऑस्ट्रेलिया, और स्टेलर सीकाव आ गया आपका रशिया। नेक्स्ट, नेपेंथस, साइलोटम, रॉवेल्फिया, एकोनाइट, ये सब में एक चीज ऐसी कौन सी है जो कॉमन है? ये सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन के प्रोन हैं। ना तो ये सब ऑर्नामेंटल हैं, ना ही ये मतलब बाकी सब चीजें इररेलेवेंट हैं। ऑल ऑफ देम आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। द वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा, इंपॉर्टेंट है।
Among the animal groups, which one has the highest percentage of endangered species? Important question है, amphibians. कौन से endangered species हैं? जल्दी से नोट कर लीजिए. रोबेल्फिया सर्पेंटिना, सैंटलम एल्बम, साइकस. सारे के सारे, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दी हुई हैं. नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन क्यों हुआ था? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेलर सी काउ अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये सही स्टेटमेंट है. अमंग द इकोसिस्टम वेयर कैन वन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. कोरल रीफ में आपको, कोरल रीफ भले फ्रेजाइल है पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहीं पर ही मिलेगी. Which of the following forest is known as the lungs of the planet? Amazon rainforest. The active chemical reserpine कहाँ से मिलता है? Rauwolfia. Which of the following group of plants exhibit more species diversity? अब plants तो है नहीं, यहाँ पर plants जो हैं वो आपको पता है फंजाई को अब हटा दिया गया है, पर वो पाई चार्ट के हिसाब से इन्होंने आपको आंसर दे दिया है. Which of the following mentioned regions exhibit less seasonal variation? कम वेरिएशंस, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिक्स का. हिस्टोरिक कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था वो क्या है? अर्थ समिट. विच व्हाट इज कॉमन टू इन विट्रो क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर? ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं. तो अब हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th क्लास का पूरा कंप्लीट हो चुका है. मुझे उम्मीद है आपको ये इससे बहुत मदद मिलेगी. इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट 2026 में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.